हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, और बोर्ड एग्जाम 2024 का हम निरंतर आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपके जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं तो हम पुराने प्लेलिस्ट से पढ़ाई करें या नया प्लेलिस्ट से। तो आप लोग किसी भी प्लेलिस्ट से पढ़ो, बस आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। हर एक स्टेट में अलग अलग सिलेबस होता है। कुछ स्टेट में मान लीजिए एनसीईआरटी फॉलो होता है, कुछ स्टेट में नहीं होता है। तो आपके सिलेबस में किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें और उस चीज़ को पढ़ाई करें। जैसा कि मैं अभी जो 2024 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और एनसीईआरटी में जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जिस बच्चे को उस टॉपिक की ज़रूरत है वो यूट्यूब पे सर्च कर दे, शिव कोचिंग क्लासेस डाल दे, वो आपको टॉपिक मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, इसके प्रकार, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चल कुंडली धारा मापी का हम यहाँ पर संरचना, सिद्धांत, इससे किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार इसमें दोष होते हैं, इसकी सुग्राहिता क्या है, सुग्राहिता की निर्भरता क्या है, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि बच्चों आज का लेक्चर वाकई में लंबा होगा और बेहतर होगा और मज़ा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। शब्द का अर्थ ही देखो, धारा मापी, धारा मापने का एक उपकरण, अर्थात एक्चुअल में धारा मापता नहीं है, केवल संकेत के माध्यम से बताता है कि हाँ भाई धारा यहाँ पे बह रहा है, विक्षेप हो रहा है, और कितना धारा बह रहा है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा के संकेत को व्यक्त करता है कि हाँ इसमें से धारा बह रही है। अब इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि वो सिर्फ संकेत करता है, फिर तो आप अलग से उपकरण लगा दो, अलग से उसमें और ऐड कर दो पैमाना, तब उसमें पता चलता है कि 0 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4, 5 पर पहुंचा। तो धारा मापी एक प्रकार से है कि धारा परिपथ में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, अर्थात उसकी प्रबलता का जो माप किया जाता है उस उपकरण को हम धारा मापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर इंग्लिश में इसे कहते हैं। धारा मापी उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अर्थात एक प्रकार से आप कह भी सकते हो कि धारा को मापा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने बताया कि इसके विक्षेप से पता चलता है कि परिपथ में धारा बह रही है। ठीक है, ये चीज पता लगाता है आपका धारा मापी। धारा मापी दो प्रकार से होता बच्चों, एक चल चुंबक धारा मापी और एक चल कुंडली धारा मापी। देखो इनकी परिभाषाएं कभी आज तक नहीं पूछी गई है। मुख्य रूप से जो आपका कुंडली है, निलंबित कुंडली धारा मापी है बच्चों, है ना। इसका जो सिद्धांत है चल कुंडली धारा मापी, इनका जो सिद्धांत है मुख्य रूप से अच्छे तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका निलंबित कुंडली धारा मापी है ये चल कुंडली धारा मापी के ही आधार पर है। ठीक है, ऐसा न कह देना भैया कि चल कुंडली धारा मापी अलग है सर, क्वेश्चन आ गया निलंबित कुंडली धारा मापी, तो भाई चल कुंडली धारा मापी का ही एक आपका निलंबित कुंडली धारा मापी प्रकार है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कभी। ठीक है, फिलहाल अभी धारा मापी की परिभाषा क्लियर हो गई कि एक प्रकार से उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का पता लगाया जाता है। दो प्रकार से इसका मतलब ये है, पहला चल चुंबक, जिस उपकरण में चुंबक गति करे, कुंडली स्थिर रहे, तो आपका चल चुंबक धारा मापी होता है। क्या? चल चुंबक। ठीक है, चल मतलब चलायमान, गति करे, और चुंबक स्थिर है बच्चों, तो वहां पे चल चुंबक होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे स्पर्शजा धारा मापी और हेल्म वोल्टेज धारा मापी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से ये है चल कुंडली धारा मापी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चल कुंडली धारा मापी का निलंबित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी। तो आज हम निलंबित कुंडली धारा मापी का पूरा मतलब एक प्रकार संरचना समझाएंगे। साथ में बच्चों ये जो चल कुंडली है, ये निलंबित कुंडली कहो चाहे चल कुंडली, वही चीज है ना, क्योंकि इसका प्रकार है। तो आपसे मैं कह दूं कि चल कुंडली धारा मापी का जो सिद्धांत होगा वही निलंबित कुंडली का सिद्धांत होगा, वही किलकित कुंडली। तो सिद्धांत वही है, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि इसका सिद्धांत कुछ अलग होगा, इसका सिद्धांत कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का सिद्धांत सेम है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत पूछेगा तो चाहे आप निलंबित का लिखो चाहे किलकित का लिखो, सिद्धांत एक ही सिद्धांत पर दोनों कार्य करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई दोनों में कुंडली लगा रहता है और कुंडली में चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में रहता है, तो उस पर जो बला गुण लगेगा दोनों में सेम लगेगा।
तो यहां पर यदि हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना, जो हम समझाएंगे वही चीज होगा। या कि निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाओ, या निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन करो, उस पर हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर चल चुंबक धारामापी तो क्लियर है कि एक ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली स्थिर रहे और चुंबक विक्षेपित हो, चुंबक गतिमान हो, तो आपका चल चुंबक होगा। लेकिन चल कुंडली धारामापी, चल मतलब चलायमान, कुंडली जब गति करे, कुंडली जब गति करे तो उसे हम बोल देते हैं बच्चों चल कुंडली धारामापी। अब इसका दो प्रकार होता है चल कुंडली, मतलब कुंडली ही गति करेगा, लेकिन इसको व्यवस्थित करने के आधार पर, जैसे पहले बनाया गया निलंबित कुंडली धारामापी। जब निलंबित कुंडली धारामापी बनाया गया तो इसे एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाया गया। जैसे यहां पर देखो ये कुंडली है, जरा इस कुंडली को आप लोग देखो, ये फास्फर ब्रांच एफ है ना, फास्फर ब्रांच की पत्ती है। फास्फर ब्रांच मतलब ये मिश्र धातु है, फास्फोरस है, टिन है और तांबा है। इन तीन चीजों का ये मिश्र धातु है, एक प्रकार से पतली पत्ती बना दी जाती है, पतली एकदम बहुत ही पतली वायर बना दी जाती है, जिसके माध्यम से इसको लटका दिया जाता है। तो ये लटकाने के सिद्धांत पर बना हुआ है, मतलब इसमें कुंडली को हम ध्रुव खंडों के बीच में लटका देते हैं। लेकिन वहीं पे कीलकित कुंडली क्या हो जाता बच्चों, अभी यहाँ पे डायग्राम है नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे बता दूं। कीलकित कुंडली मान लो ये आपका चुंबक का ध्रुव खंड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप समझो, यहाँ पे एक कुंडली है, इसको क्या करते हैं एक कील के मदद से यहाँ पे टिका देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कील में, और ऐसे ही एक कील के माध्यम से इधर आपका जुड़ा रहता है। तो ये आपका दो कील के मदद से ये कुंडली स्थित होता है, इसलिए इसे कीलकित कह दिया जाता है। और यहाँ पर देखो निलंबित मतलब एक चालक तार से, या मान लीजिए एक हम फास्फोर ब्रांच की पत्ती लेते हैं, एक तार के माध्यम से उसको लटका दिया जाता है, उसी के आधार पर इनका नाम दे दिया गया। निलंबित कुंडली मतलब ये लटका हुआ रहता है, कीलकित कुंडली दो कीलों के बीच में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, दो कीलों की सहायता से, इसलिए इनका नाम अलग अलग है। सबसे पहले भाई चल कुंडली धारामापी जब बनाया गया तो उसमें निलंबित कुंडली धारामापी बनाया गया, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दोष पाया गया, वो दोष भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। बोले ना बच्चों की आज थोड़ा सा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा लंबा सेशन होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। तो निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक है, इसमें कुछ दोष पाई गई। जैसे मान लीजिए फास्फोर ब्रांच की पत्ती है, मान लीजिए जब ऐठन हुआ तो ये टूट सकता है ना, इसमें जब ऐठन होती है टूट जाएगा भाई। ये कुंडली मतलब कुंडली घूमेगा तो मान लीजिए ऐठन होगा कि नहीं होगा भैया। आप लोग क्या करना, अपने मान लीजिए एक रस्सी लेना और नीचे एक लकड़ी बांधकर लकड़ी को घुमा देना, फिर देखना उस आपके वायर में या तार में, या मान लीजिए एक डोरी है या किसी कपड़े में बांधकर, जिसमें भी बांधकर आप उसे घुमा रहे हो, उसमें ऐठन उत्पन्न होगा, मतलब वो घूमने लग जाएगा। जैसे आप इस कुंडली को जब घुमाओगे तो ये घूमने लग जाता है बच्चों। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं बच्चों कि ये कुंडली कैसे घूमता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है बच्चों। जैसे मैं कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से एस की ओर चलता है और धारा इसमें हमने बहाया, धारा यदि इस दिशा में है तो बल इसके ऊपर की ओर लगेगा, और यदि धारा ऊपर की ओर तो बल नीचे की ओर लगेगा। और जब दो बल लगते हैं जिसमें बल आघूर्ण हो जाता है और ये घूमने लगता है, तब इस पर बलाघूर्ण का सूत्र निकल कर आता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा, जो कि थीटा क्या होता है, इस आयताकार लूप के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। क्योंकि ये घूमता रहता है और यदि ये सीधा चलेगा तो फिर 90 डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा वक्राकार बना दिया जाता है। यहाँ पर आप देखो, ताकि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकले बच्चों, तो इसके साथ यानी इसके अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बनाए। ठीक, ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए फिलहाल इसके हम संरचना के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये बच्चों चल कुंडली धारामापी का जो पहला प्रकार है निलंबित कुंडली धारामापी, उसका सचित्र वर्णन है। ठीक, यहाँ पर सचित्र मतलब चित्र दिख रहा, वर्णन मैं कराऊंगा, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सबसे पहले आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या चीजें हैं। तो ध्रुव खंड N और S है बच्चों। ध्रुव खंड का मतलब एक नाल चुंबक। ये नाल चुंबक क्या होता है आगामी समय में आप लोग पढ़ोगे। नाल चुंबक का मतलब ये होता है बच्चों नाल के आकार का चुंबक। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो इस प्रकार से आप U आकार का बनाओ। यहाँ पर आपका एक ध्रुव और एक ध्रुव आपका यहाँ पे, यदि यहाँ आपका S है, N है, तो यहाँ पे आपका S है, तो ये आपका बन जाता है नाल चुंबक। घोड़े के नाल के जैसा होता है, इसलिए इसे हम नाल चुंबक कहते हैं।
यहाँ पर जो N है एक साइड और एक साइड आपका S, ये घोड़े के नाल के जैसा। तो यदि मान लीजिए नाल चुंबक लिए हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, बाकी आपका N है, यहाँ पर S है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चुंबक का प्रयोग किया है बच्चों, जो कि हमारा एक नाल चुंबक के समान है, या आप नाल चुंबक ही कह सकते हैं। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बता दिया। देखिए डायग्राम यदि आपसे बन गया तो फिर आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। हमने कहा कि इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है, NS देख सकते हैं ना, ध्रुवखंड NS है, नाल चुंबक है, ठीक है। अब इस नाल चुंबक NS के बीच में, ठीक है, इस नाल चुंबक NS के बीच में एक हमारा बच्चों क्या लटका रहता है, एक कुंडली लटका दी जाती है। किसकी सहायता से? फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से। ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है क्या? मैंने बताया ना, तांबा ले लो, फास्फोरस ले लो और टील ले लो, इन तीन चीजों का बना हुआ मिश्र धातु है। उसी की पतली एक, मतलब एक बहुत ही पतला एक वायर हम कह सकते हैं, एक प्रकार से पतली पत्ती हम बोलते हैं फास्फोरस ब्रांच की पत्ती, लेकिन एक वायर ही है वो, ठीक है। इसकी सहायता से इस कुंडली को हम लटका देते हैं। फिर से समझेंगे, मेन इसका संरचना ही है बच्चों। हमने कहा इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है, N और S, इसमें दो ध्रुव होते हैं। देखो N और S दो ध्रुव हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अवतलाकार भाग यहाँ पर देखो, ये जो भाग है, यानी इनके किनारे वाले भाग जो होते हैं वो बेलनाकार, अवतल बेलनाकार कटे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक कुंडली होती है, इस कुंडली को हम कह सकते हैं A, क्या बोल सकते हैं, एक कुंडली A है, जो कि किसकी सहायता से, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती F की सहायता से लटकी हुई होती है। इसका जो दूसरा सिरा होता है बच्चों, एक स्प्रिंग की सहायता से यहाँ पे जुड़ा रहता है, स्प्रिंग की सहायता से। स्प्रिंग का काम क्या होता है, मान लो जैसे इसमें हम धारा बहाएंगे तो इसमें बलाघूर्ण होगा और ये घूमेगा, और जब घूम जाएगा और धारा बंद होगी तो फिर ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपने मूल स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। घूम गया ना तो अपने मूल स्थिति में, जैसे आपका गाड़ी चलता है ना, जंपिंग में आप थोड़ा सा जैसे जंप होता है तो गाड़ी थोड़ी नीचे जाती है, फिर से ऊपर आ जाती है, आप लोग देख लेना। ऐसे ही आप किसी भी वाहन की बात करो, टू व्हीलर की बात करो चाहे फोर व्हीलर की बात, हर एक में साकअप लगा रहता है, वही साकअप आपका, अरे आप टू व्हीलर के पीछे पहिया में देख लेना बच्चों, बड़े बड़े स्प्रिंग लगे रहते हैं, वो दबता है, ठीक है, दबता है और फिर ऊपर हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए इस कुंडली में हम धारा बहाया ना, तो जैसे इसमें धारा बहाया तो ये घूमा, अपने स्थिति से जितना भी घूमना चाहेगा वो तो धारा पर डिपेंड करेगा और चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा कि कितना धारा बह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और जब घूमेगा तो इस पर रेठन होगा। तो ये जो आपका तार होता है, एक प्रकार से फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, इसमें जो एठन होता है ना बच्चों ब्रांच की पत्ती में, तो ये क्या करता है, इसके घूमने को रोकेगा, ठीक है। कभी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया ना कि एक रस्सी में एक आप लकड़ी बांधकर घुमा देना, वो घूमेगा लेकिन कुछ देर बाद फिर लकड़ी उल्टा घूमने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो एठन हुआ ना, वो एठन जो है इसके घुमाव को रोकने का प्रयास करेगा। मतलब इसमें तो मान लीजिए बलाघूर्ण के कारण ये रोटेशन में हो जाएगा, गति करने लग जाएगा, लेकिन ऊपर का जो पत्ती है इसमें एठन होगा और एठन इसके गति को रोकने का प्रयास करेगा। यानी जो आपका ये बलाघूर्ण के कारण ये रोटेट करेगा, इसके कारण ये ऐंठन जो है इसको रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन बच्चों धारा के कारण ये तो मान लीजिए घूम गया, अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग भी घूम रहा है, तो स्प्रिंग क्या करेगा भाई, ये उल्टे दिशा में घूम रहा है, फिर स्प्रिंग करेगा भैया मैं भी घूम गया हूं तुम्हारे साथ साथ, तो मैं अपने मूल स्थिति में आने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही धारा आपने ऑफ कर दिया, धारा बहाना बंद किया, वैसे ये स्प्रिंग इस जो आयताकार कुंडली है इसको मूल स्थिति में ले आता है। ये काम करता है, मैं बताता इसलिए बच्चों क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, यार कोई डाउट ना हो जाए, एक एक चीजें आप लोग समझोगे, बिल्कुल आप परेशान मत हो। तो फिर से शुरू करते हैं। इसमें एक नाल चुंबक आपका होता है, नाल चुंबक में दो ध्रुव हैं, N और S हैं बच्चों, ये जो कि नर्म लोहे के बने हैं, यहाँ पे N और S है, ये नर्म लोहा रहता है, ठीक है, चुंबकत्व के कारण भाई यहाँ पे चुंबकत्व ज्यादा बना रहे, ठीक। इनके बीच में एक कुंडली हमारा A है, इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटका दी जाती है तथा दूसरा सिरा जो है एक स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा कुंडली है कहीं ना कहीं किसी चीज में तो लपेट कर बनाया जाता है ना, तो तांबे के तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाया जाता है, ठीक है। तांबे के तार को एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, जैसे हमारा मान लीजिए एल्यूमिनियम का फ्रेम है, अंदर नर्म लोहा का क्रोड भी होता है, ठीक है। इसके अंदर जो रिक्त स्थान है इसमें नर्म लोहे का क्रोड भी रहता है, जो कि कुंडली के साथ कहीं भी स्पर्श नहीं होता, मतलब ये चालक तार के साथ कोई संबंध नहीं रखता है।
तो तांबा का तार होता है एल्यूमिनियम के फ्रेम में, इसको हम लपेट देते हैं और अंदर में जो सी वाला भाग है, ये सी है बच्चों, ये क्रोड है। ये क्या है? क्रोड होता है। ठीक है, ये क्रोड होता है जो कि कुंडली में कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। ठीक, अब देखो जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है उसको एक निश्चित कील के सहारे इसको मतलब जोड़ दिया जाता है ताकि ये भी अपना एक कील के साथ बंधा रहे, और ये जो हमारा स्प्रिंग है इसको एक दूसरे कील के साथ सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब देखो इसमें आपका भाई जो डायरेक्शन, एक चीज़ तो ये है कि अभी तो कुछ समझे ही नहीं कि आप लोग ये घूम रहा तो करेगा क्या। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या दिख रहा है? ये इसके सहायता के मतलब इसके ही सहायता से ये घूमता है। जब ये घूमेगा तो ये घूमेगा, और यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया जाता है इसके घुमाव को पता करने के लिए कि जैसे ही इसमें मान लीजिए घुमा हुआ तो ये भी अपने स्थिति में परिवर्तन कर लिया, और अपने स्थिति में परिवर्तन के लिए तो इसको देखेंगे कैसे? इसको दर्पण की सहायता से देखेंगे। मतलब एक खिड़की लगा दी जाती है, एक खिड़की है कुल मिलाकर के। वृत्ताकार दर्पण का मतलब एक खिड़की है जिसकी सहायता से हम मान लीजिए प्रकाश डालते हैं और प्रकाश डालकर अंदर देखते हैं भाई विक्षेप हुआ कि नहीं हुआ। ये संपूर्ण चीज़ें लिखना है बच्चों। और फिर चाहो तो इसको पूरे को एक हम बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं, मतलब एक लकड़ी का बॉक्स होता है, थोड़ा सा बस स्थान रहता है जहाँ से हम इसको देख सकें, और ताकि इसके अंदर धूल धुआं ना जा सके, इस पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें होती बच्चों, पूरा बनावट हो गया। अब आप कहोगे सर आज तो पूरा रामायण ही चल रहा है। कहानी तो रामायण ही होगा क्योंकि समय लूँगा, आज मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, हर दिन स्पीड ही चलता है, आज थोड़ा समय ले लेता हूँ। जिसको पढ़ना होगा, जिसको समझना होगा समझेगा भाई कि हम धारामापी बनाते कैसे हैं। एक नाल चुंबक की सहायता से बनाते हैं। एक हमारे पास स्थायी नाल चुंबक है जिसके N और S दो ध्रुव खंड है जो कि मुलायम लोहे के बने होते हैं। इसका जो यहाँ पर भाग है बच्चों, ठीक है, अवतल बेलनाकार भाग ये कटा रहता है। इसके बीच में एक हमारे पास एक कुंडली है। ये कुंडली देख सकते हो। कुंडली को फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से लटकाई जाती है और इसका दूसरा भाग जो है स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है। ठीक, इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब जो आपका कुंडली ये है, ये फास्फोरस ब्रांच की पत्ती की सहायता से जुड़ा है। दूसरा भाग हमारा एक किसके साथ जुड़ा रहता है? स्प्रिंग की सहायता से। फिर ये जो कुंडली कैसे बनी होती है? तांबे के तार से बनी होती है, लेकिन तांबे के तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेटा जाता है। कुंडली जो होती है बच्चों तांबे के तार की बनी होती है जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाया जाता है। इसके बीच में जो रिक्त स्थान है इस पर एक क्रोड रहता है, ठीक है, जो कि कुंडली को स्पर्श नहीं करता। क्रोड अपना भाग बन रहता है, कुंडली के चालक तार को कोई स्पर्श नहीं करता, नहीं तांबे के तार पर इसका संबंध कोई नहीं रहता। एक हमारा जो F पत्ती है उसको एक हमने पिन T1 से हमने अटैच कर दिया। पेंच है एक प्रकार संयोजक पेंच, आधार से संयोजक पेंच होता है T1, और S का संबंध जो है संयोजक पंच T2 से होता है। अब बच्चों इस संपूर्ण उपकरण को अपन क्या करते हैं कि एक बड़े बॉक्स में अंदर रख देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताना भूल गया कि इसमें एक दर्पण भी लगा रहता है। एक समतल वृत्ताकार दर्पण लगा रहता है जिस पर प्रकाश डालकर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है। मतलब अंदर इस कुंडली का विक्षेप, यहाँ पर देखो ना, विक्षेप के लिए दो छोटे छोटे वायर लगे रहते हैं कि विक्षेप का पता लगाया जा सके। विक्षेप कैसे पता करेंगे भाई? बाहर से देखना पड़ेगा, तो इसके लिए एक हम यहाँ पर दर्पण लगा दिए कुल मिलाकर के, जिसमें प्रकाश डाल दें और अंदर का हमें मटेरियल जो है दिख जाए। ठीक, ये हो गया आपका बनावट। तो इसके बनावट के लिए आपको हिंदी तो लिखना पड़ेगा बच्चों। फटाफट शुरू करें यहाँ से। इसमें एक स्थायी नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड NS मुलायम लोहे के बने होते हैं, अवतल बेलनाकार कटे होते हैं साइड में। इनके बीच एक कुंडली A होता है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती F की सहायता से इसे लटका दी जाती है। कुंडली का दूसरा स्प्रिंग S से जुड़ा रहता है, मतलब दूसरा सिरा जो है स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। कुंडली तांबे के पृथक कर तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। फिर बाद में बच्चों इसके बीच में रिक्त स्थान रहता है, मतलब मध्य में रिक्त स्थान रहता है जिसमें नर्म लोहे का क्रोड होता है जो कि कुंडली के कहीं भी स्पर्श नहीं करता। पत्ती F और स्प्रिंग का संबंध आधार के लगे संयोजक पेंच T1 और T2 से होता है। पत्ती F में एक समतल वृत्ताकार दर्पण M लगा रहता है जिस पर प्रकाश डालकर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है। ये हो गया बच्चों। ठीक, ये आपने देखा बच्चों कि फिर से हम एक बार आखिरी है ना, ये मेन बनावट, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसलिए बनावट अच्छे तरीके से सीख लो। हमने कहा भैया हमारे पास एक नाल चुंबक NS है, इसके दो ध्रुव खंड है N और S, है ना। तो इसमें ये मुलायम लोहे के बने रहते हैं। नाल चुंबक का ध्रुव खंड मुलायम लोहा का बना रहेगा और ये अवतल बेलनाकार भाग कटा रहता है। इसके बीच में कुंडली A लगी रहती है जो कि फास्फोरस ब्रांच की पत्ती F से, और इसका दूसरा सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। ठीक बच्चों, आगे देखो, ये जो हमारा एक प्रकार से आयताकार कुंडली है ना, इसमें बच्चों होता क्या है कि इसको अपन तांबे के तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाते हैं और बीच में हमारा एक क्रोड होता है, आपका नरम लोहे का क्रोड है जो कि
मतलब एक प्रकार से बाहर के वायर को या कुंडली को स्पर्श नहीं करता। अब देखो बच्चों, F को एक संयोजक पेंच T1 से और एक हमारा जो यहाँ पर S है अर्थात स्प्रिंग है, इसको संयोजक पेंच मतलब जो हमारा आधार होता है जहाँ पर जिस पे ये रखा रहता है उसमें संयोजक पेंच लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से इनको बांध दिया जाता है, बिल्कुल स्थायी रहे, इधर उधर है ना डुले नहीं, इसलिए ये संयोजक पेंच की सहायता से जुड़े रहते हैं। ये चीज़ है। अब बच्चों, इसमें एक समतल वृत्ताकार दर्पण लगा दिया जाता है ताकि इसमें प्रकाश डाल करके इस कुंडली में होने वाले विक्षेप की हम गणना कर सकें, विक्षेप का मतलब विक्षेप का जो भी वैल्यू है उसको प्राप्त कर सकें, या विक्षेप ज्ञात कर सकें, और इस संपूर्ण उपकरण को एक बॉक्स के अचुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबकित ना हो सके, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जिसमें धारा प्रवाहित ना हो सके, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना गमन कर सके, यानी अचुंबकीय पदार्थ जैसे लकड़ी का ले लो और उसके बॉक्स के अंदर इसको हम भर देते हैं ताकि धूल धुआं या वायु का इस पर प्रभाव ना पड़ सके। ये हमारा हो गया बच्चों बनावट। अब इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, थोड़ा समझिएगा ना, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ज़्यादा आपको फोकस ही नहीं करना है। शॉर्टकट में आपका ये पूरा प्रोसेस है। शॉर्टकट में जैसा मैंने आपको समझाया कि ये मेरे पास आयताकार कुंडली है, और जब आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है? टाउ बराबर, ठीक है, किस किस पर डिपेंड करता है? उसके फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है, उसके धारा पर डिपेंड करता है, उसका क्षेत्रफल कितना है डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा जो होता है बच्चों, ये आपका अभिलंब होता है इसका और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, तो ये 90 डिग्री बनाता है, इसलिए अवतल वृत्ताकार। तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो टाउ बराबर हो जाता है NIAB। ये बल आघूर्ण लगता है बच्चों, किस पर बल आघूर्ण लगता है? इस आयताकार कुंडली पर लगता है। अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री बराबर मैं आपसे पूछूंगा, तो साइन 90 का मान होता है आपका 1। साइन 90 का मान होता कितना बच्चों? 1। तो यदि साइन 90 की बात की जाए तो मान 1 है, और इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। क्लियर है? इतना चीज़ें क्लियर है। थीटा क्या होता बच्चों? तो मैंने आपको पहले बताया कि ये आपका इसका एक अभिलंब होगा, और इसका अभिलंब और इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनके बीच जो कोण बनता है थीटा, वो 90 डिग्री होता है। तो यदि इस कुंडली पर धारा प्रवाहित किया जाए तो इस पे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा जो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कुंडली भाई साहब फास्फोर ब्रांच की पत्ती से लटकी है। जैसे धारा बहाया, कुंडली घूमा, मैंने कहा एक लकड़ी को एक रस्सी से बांध दो, लकड़ी को घुमा दो, तो रस्सी भी घूमेगा, तो रस्सी में एक ऐंठन उत्पन्न होगी, तो कुछ ना कुछ उसमें मतलब ये जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो कोण में विस्थापन होगी बच्चों, कुछ ना कुछ कोण में तो विस्थापन होगी भाई, घूमेगा तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कहीं ना कहीं हमारा तो ये बल आघूर्ण लग गया, ठीक है, ये तो मान लीजिए कुंडली पर लग रहा है, लेकिन हमारा एक ऐंठन इस चालक तार पर हो रहा है जो कि फास्फोर ब्रांच की पत्ती है। इस फास्फोर ब्रांच की पत्ती पर भी ऐंठन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ऐंठन, और उस ऐंठन पर कुछ ना कुछ कोण में ये विस्थापित हुआ है। तो उस कुंडली के विक्षेप को यदि हम थीटा मानकर चलें, कुंडली का विक्षेप यदि हम मान लें कि थीटा है, कुंडली का विक्षेप हम कितना मान के चलते हैं बच्चों? थीटा है, तब जो हमारा ऐंठन बल आघूर्ण होता है वो होता है आपका, जैसे मान लो यहाँ पर ऐंठन नियतांक है और थीटा सी थीटा के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? सी थीटा के बराबर होता है। अब यहां पर मैं कह दूं कि ये दोनों टाउ ही है, तो यहां पर आ जाएगा सी थीटा बराबर NIAB। तो मुझे ऐंठन यदि निकालना है बच्चों, या यहां से मुझे धारा निकालना है I बराबर, तो पक्षांतर हो जाएगा C/NAB इंटू थीटा। ठीक है, ये हो गया। और यदि मैं बच्चों इस पूरे को नियतांक मान लूं, जैसे G मान लूं, तो G एक नियतांक है, नियतांक हटता है तो समानुपाती हो जाता है थीटा की, यानी जो धारा है, ठीक है, वो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सिद्धांत हुआ। अभी फिर से समझोगे, चिंता ना करो। जैसे मैंने कहा बच्चों कि मेरे पास ये कुंडली है और ध्रुव खंडों के बीच में है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें रेखाएं हैं, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र पर किसी कुंडली पर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में विक्षेप होता है, और कुंडली में जब विक्षेप होता है बच्चों तो इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये जो बलाघूर्ण होता है उस पर अधिकतम कार्य होता है टाउ बराबर NIAB। जब किसी धारामापी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, उस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण का अधिकतम मान होगा, अधिकतम
मान होगा कितना, टाउ बराबर NI। ठीक है बच्चों, जहां N क्या है, कुंडली में फेरे कितने फेरे बने हैं, V क्या है चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है उसमें बहने वाली धारा, A क्षेत्रफल कुंडली का। इसका मैंने थ्योरम कराया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर एक आयताकार हमारे पास लूप है, ठीक है, और उस आयताकार लूप को हमने लटका दिया, ठीक है, धारावाही लूप है, तब उस पर बल आघूर्ण कितना होगा, इसका व्यंजक कराया था, वो चीज आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन यह भी चीज तो क्लियर है कि कुंडली के बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार में ऐंठन उत्पन्न होती है, कुंडली के विक्षेप का विरोध करेगी, लेकिन धारा बह रहा है तो कुंडली घूमेगा, लेकिन कुंडली घूमने से कितना विक्षोभ हो जाता है, थीटा, तो उस पर बल आघूर्ण सी थीटा हो जाता है, जहां पे सी क्या है, ऐंठन नियतांक है। अब भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई साहब कुंडली घूमेगी घूमेगी घूमेगी, और जब कुंडली घूम रही है तो ऐंठन उत्पन्न होगा, और ऐंठन भी, ऐंठन का मतलब वो आपका फास्फोरस ब्रांच की पत्ती भी घूमेगा, और वो जो घूमेगा तो कहीं ना कहीं कुंडली के गति का विरोध करेगा, और विरोध इतना करेगा कि कुंडली रुक जाएगी। तो भाई साहब उस स्थिति में जितना बल आघूर्ण लग रहा है उतना ही ऐंठन का बल आघूर्ण लग रहा है, तभी तो कुंडली रुक रही है। यहां पर आप कुंडली थोड़ा समझ लो, ये कुंडली है आपका, ये कुंडली है, जैसे इसमें हमने धारा बहाई, ये घूमना शुरू कर दिया, विक्षेप इसमें होना शुरू हो गया, विक्षेप तो हुआ तो इसमें बल आघूर्ण हुआ, ऐसे यहां पर ऐंठन आघूर्ण तैयार हो रहा है, वही ऐंठन आघूर्ण बराबर सी थीटा, तो दोनों बराबर होंगे संतुलन की अवस्था में। कि भाई साहब आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना कि मान लो एक रस्सी है और रस्सी में बच्चों एक लकड़ी बांध दिया, रस घुमा दिया लकड़ी को, घूमेगा घूमेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी घूमना बंद हो जाएगा, फिर से वो रिवर्स मारेगा, क्योंकि इस बार आप ऐंठन आघूर्ण काम कर रहे हैं, हमारा बल आघूर्ण खत्म, ऐंठन वाला काम कर, ये चीजें होती है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा इसको पूरा जी मान लो हम, यहां पर जो आपका, तो जी जहां पर एक नियतांक है तो आई समानुपाती हो जाएगा थीटा, अर्थात चल कुंडली धारा मापी में जो बहने वाली धारा है कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है सिद्धांत बच्चों, यही है सिद्धांत। आप लोगों को लगेगा कि सर सिद्धांत कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से सिद्धांत स्टार्ट हुआ, यहां से सिद्धांत स्टार्ट हुआ कि बल आघूर्ण इतना, फिर आपके ऐंठन बल आघूर्ण इतना, दोनों की तुलना कर दी, आई का मान निकाल दिया, इसको जी माना, एक नियतांक जी हटा तो समानुपाती लग गया, तो यहां से निकल कर आ गया चल कुंडली धारामापी में बहने वाली कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब धारा जो है वो विक्षेप पर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता मतलब कितना वो एक प्रकार से सही माप देता है, वो डिपेंड करता है कि जब एकांक धारा प्रवाहित करें तो कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मतलब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप ही धारामापी की सुग्राहिता कहलाती है। एकांक धारा मतलब इकाई धारा, इकाई धारा पे कितना विक्षेप हो रहा है आपका, ये सुग्राहिता है, तो ये जो थीटा विक्षेप है वो इकाई धारा पर कितना है। तो चूंकि आई बराबर कितना आपने भी निकाला, आई बराबर सी, टोटल कितना निकाला था, यहां पर आप देखो सी अपान एन ए बी इंटू थीटा, ये आई का मान यहां पर रखो बच्चों, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, थीटा अपान सी एन ए बी इंटू थीटा। थीटा से थीटा कट गया तो आपका बचेगा एन ए बी अपान सी, ये एस बराबर आ गया। और ये जानते हो क्या बच्चों, ये सुग्राहिता का फार्मूला है। क्या है सुग्राहिता? सुग्राहिता की परिभाषा ये है कि एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो विक्षेप उत्पन्न होगा तब वो उसकी सुग्राहिता कहलाएगी। फिर धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, सुग्राहिता के मान में परिवर्तन आता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहां पर आप लोग लिख लें बच्चों कि एस बराबर थीटा अपान आई, और यहां पर चूंकि आई बराबर क्या है सी अपान एन ए बी इंटू थीटा, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा तो इतना आ जाएगा एस बराबर एन बी अपान सी। इसकी सुग्राहिता की निर्भरता भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये निर्भरता निकल कर आ जाएगा फेरों की संख्या पर। कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे बच्चों उसकी सुग्राहिता उतनी अधिक होगी। इसके बाद आप लोग इसकी निर्भरता दूसरे नंबर पर चुंबकीय क्षेत्र पर देख लो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, यानी तीव्रता यदि अधिक है बच्चों तो इसकी सुग्राहिता अधिक होगी। ए कुंडली के क्षेत्रफल पर, कुंडली का क्षेत्रफल यदि अधिक है तो सुग्राहिता अधिक होगी। और सी क्या है, एक प्रकार से ऐंठन नियतांक है, तो इसे हम कह सकते हैं निलंबन तार की जो प्रकृति है, यानी उसकी प्रकृति कैसी है। यदि ऐंठन आघूर्ण कम है, यानी सी का मान यहां पर थोड़ा सा कम है,
एठन आगुण कम है तो कहीं ना कहीं बच्चों एस का मान अधिक होगा, ये चीज है। तो यहां पर देखो जो भी ऊपर है इसके मान को बढ़ाएंगे तो एस का मान बढ़ेगा। ऊपर है बच्चों एन बी ए, तीनों चीजों को बढ़ाने से एस का मान बढ़ेगा। मतलब यदि कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होगी तो सुग्राहिता अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, यानी प्रबल चुंबक मतलब वहां पर एनएस ध्रुवखंड के बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो सुग्राहिता अधिक है। चाल मतलब वो कुंडली का क्षेत्रफल अधिक है, यानी कुंडली जितना अधिक से अधिक बड़ा हो सके, उसमें फेरों की संख्या अधिक हो सके तो सुग्राहिता बढ़ेगी। और निलंबन तार की प्रकृति पर ऐंठन आघूर्ण कम होना चाहिए, कम होगा तभी ये बढ़ेगा, अपोजिट होता है ना। तो ये निर्भरता हो गया। फेरों की संख्या बढ़ा देने पर कुंडली की सुग्राहिता अधिक होती है, चुंबक शक्तिशाली है सुग्राहिता अधिक होगी, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक है सुग्राहिता अधिक होगी, निलंबन तार का गुण कम है तो धारामापिक सुग्राहिता अधिक होगी। इसके लिए तार पतली होनी चाहिए ताकि कम घूमे, कम आघूर्ण हो, कम घुमाव उत्पन्न हो। समझ रहे हो ना बच्चों? लग रहा है कुछ दिमाग कि आज कुछ खास हो रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है। इसका अब लास्ट ही पॉइंट है बच्चों की गुण। गुण का मतलब ये है कि अत्यंत सुग्राही होता है और लगभग 10⁻⁶ एम्पियर कोटि की धारा माप सकता है। इससे ज्यादा धारा नहीं माप सकता। लेकिन इसके दोष बहुत हैं। दोष इसलिए बहुत हैं कि मान लो प्रयोग करने के पहले इसको समायोजन करना पड़ता है, ये 0 स्टेट पर हो, ऐसा ना हो कि पहले से विक्षेप हो, तो समय बर्बाद हो जाता है। फास्फोर ब्रांच की पत्ती जो होती है इसमें कुंडली लटका दी जाती है, ये टूटने का भी डर रहता है। तीसरा आपका है कि इस धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती है। मतलब जो आपका निलंबित कुंडली धारामापी है ना, ये थोड़ा सा परेशानी में डालता है बच्चों, इसलिए निलंबित को हटा करके फिर केल्किन कुंडली धारामापी का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो चल कुंडली धारामापी का गुण है ना, ये किसके लिए बच्चों, ये आपका किसके लिए था, निलंबित के लिए था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निलंबित के लिए, ये तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर निलंबित के लिए कि केल्कित के लिए। तो निलंबित के लिए ये गुण था, ठीक है, और ये दोष था। और फिर इसको मतलब इसमें जो भी दोष पाए गए, इस दोष को कम करने के लिए केल्कित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी लाया गया। उसका भी सिद्धांत सेम है, सिद्धांत सेम है, सिर्फ डायग्राम अलग बनाया गया, उसका थोड़ा सा संरचना अलग से बनाया गया ताकि इसको बार बार हमें ना संयोजन करना पड़े, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सके, उसके लिए यहाँ पर सुधार आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों आज का वीडियो थोड़ा सा मैंने कहा था कि लंबा होने वाला लेक्चर, लेकिन आप लोग यदि मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ें कठिनाई नहीं अनुभव होगा आपको। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। इसको बनाने में बच्चों थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि भाई पूरा नोट्स एक एक पॉइंट आपको मैं लिख के देता हूँ ना, ताकि यदि कोई बच्चा नोट्स भी तैयार करे तो रोना धोना ना पड़े। हमारे चैनल में यही आपको एक सहूलियत मिलता है, कभी आपको भटकना नहीं पड़ता बच्चों, आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतर से बेहतर लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और एकदम विधिवत हैंड रिटन नोट्स के साथ। और यदि इसका बेहतर रूप से आप मेरे से नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर में देता हूँ अपना पर्सनल 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।